आइए सुनते हैं रजनीश गुप्ता का लिखा हिंदी फीचर डुग्गर का रणबांकुरा धनवंतरी। ये क्या किशोर, आज फिर तुमने अखबार पकड़ लिया और गमगीन हो गए। हाँ नंदिनी, आतंकवादियों ने फिर कत्लेआम किया है और आज फिर कई घरों का चूल्हा बंद हुआ है। किशोर, ऐसे लोग हमारे जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं जो अमन की मशाल जलाकर आतंक की स्याह रातों में रोशनियां भर सकें। जम्मू कश्मीर का इतिहास खंगालोगी तो पाओगी ऐसी हस्तियां हमारे कूचों में जन्म ले चुकी हैं, जिन्होंने अपने कारनामों से आतंक का जिस्म दीमक की मानिंद खोखला कर डाला था। खेद है, इतिहास लिखने वाले उनका नाम दर्शाने में इतने तंग दिल कैसे हो गए। मैं नहीं मानती। जुल्म यहाँ कब और कैसे? फिरंगियों की बात है जहन में तो वो यहाँ आए ही नहीं। तिस पर संचार संसाधनों की कमी, दूर दराज जोर जुल्मों के शोषितों पर कौन रोया है आज तक? हैरान हूं, तुम इतिहास के स्कॉलर होकर ऐसा कह रहे हो। ये देखो। क्या है? नाम पढ़ो। धनवंतरी। कौन है ये देवता सरीखा इंसान, जानती हो? नहीं, मैं इस नाम से वाकिफ नहीं। जम्मू कश्मीर का स्वतंत्रता सेनानी, आज 68 बरस हो गए उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहे। उनके बाद जाने कितनी ही पीढ़ियां आई, मगर उनका नाम अनगिनत दस्तावेजों के अंदर दबा ही रहा। नंदिनी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उनकी जीवनी को जनमानस में मशहूर किया गया होता तो आज हमारे जम्मू कश्मीर का हर नौजवान अपनी ताकत की असलियत को पहचान पाता और आतंक का जवाब पूरी मुस्तैदी के साथ देता। तुमने मुझे विचलित कर दिया है किशोर। ये धनवंतरी कौन थे और जम्मू कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानी कैसे? इसके लिए तुम्हें मेरे साथ सतवारी के मिलिट्री अस्पताल तक जाना पड़ेगा। सतवारी के मिलिट्री अस्पताल तक? मगर क्यों? ओहो, तुम चलो तो। अच्छा, चलती हूँ। अरे, इस अस्पताल के सामने ले तो आए, मगर कुछ राज भी तो साझा करो। हिंदुस्तान की पाक धरती पर बंगाल जैसे खुशहाल क्षेत्र में तब अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। जनमानस के सब्र का बांध टूट रहा था और ब्रिटिश राज के समूल विनाश के लिए हर मुल्कवासी ने कमर कस ली थी। जानती हूँ, 1902 का वक्त था वो, मगर जम्मू के साथ उनका क्या नाता रहा? कितनी हैरत की बात है ना नंदिनी, कि लगभग उन्हीं दिनों जम्मू की शांत और सौम्य धरती पर एक फरिश्ते ने जन्म लिया। अच्छा? हाँ, इसी सतवारी इलाके में डॉक्टर दुर्गा दत्त महे का तीसरा पुत्र धनवंतरी स्वतंत्रता संग्राम से लगभग अछूते रहे जम्मू कश्मीर का स्वतंत्रता सेनानी बनकर उभरा। नन्ना धनवंतरी, जिसकी उपलब्धियों पर आज भी गौर करें तो जिस्म के रोए खड़े हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। किशोर, तुम डॉक्टर दुर्गा दत्त महे की बात कर रहे हो? तो क्या धनवंतरी का परिवार समाज में ऊंचे ओहदे पर आसीन था? बिल्कुल। डॉक्टर दुर्गा दत्त महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में खासा मुकाम रखते थे। बड़ा भाई भीमसेन महे वजीर वजारत पुंछ, दूसरा भाई पंडित विद्यानंद महे लाहौर में रेलवे का बड़ा अधिकारी, तीसरा भाई पंडित विश्वामित्र समाज में अच्छा रसूख रखने वाला। इतने खानदानी परिवार में जन्म लेने वाला वो शूरवीर चाहता तो सुख सुविधाओं से लैस जीवन जी सकता था, मगर उसने अपने लिए केवल खुरदरा फर्श और जेल की सख्त रोटियां चुनी। फिरंगियों के तमाम जुल्म बर्दाश्त करता रहा, जबकि अपने बाप के साए तले सोने और चांदी की चाशनी में डूबे जीवन का लुत्फ ले सकता था। तो उनके संग्राम में कूदने की शुरुआत कैसे हुई? जम्मू के रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद धनवंतरी 1920 में भाई पंडित विद्यानंद के पास लाहौर चले गए। श्री दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में दाखिला लिया ताकि वैद्य वाचस्पति की डिग्री हासिल कर सके। तब अमृतसर में ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर जलियांवाला बाग में अपनी हैवानियत का परिचय दे चुका था और
भारत का हर नौजवान अंदर ही अंदर बदले की भावना से जल रहा था। मैं छोड़ूंगा नहीं ब्रिटिश जनरल डायर को। हमारे 1000 लोग मारे हैं उसने अपने हथियार से। उस हत्यारे का ब्रिटेन में स्वागत हो रहा है, जश्न मनाए जा रहे हैं, तोहफे दिए जा रहे हैं, मगर हमारे लोगों के खून से सने जिस्म उन तोहफों पर अपने कफन का लबादा ओढ़ेंगे। फिर उनकी खुशियों को ग्रहण लगेगा और हिंदुस्तान में मुक्ति का बिगुल बजेगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया है। अब हड़तालें होंगी, जनसभाएं होंगी, विदेशी माल का बहिष्कार किया जाएगा, अंग्रेजी स्कूल रद्द कर दिए जाएंगे। मां भारती के जिस्म पर फपोले पड़ चुके हैं, वो दिन रात सिसक रही है। जो हम क्रांतिकारियों के लिए काबिले बर्दाश्त नहीं है, हरगिज नहीं है। चौरी चौरा में हिंसक वारदात हुई और गांधी जी का असहयोग आंदोलन बंद हो गया। सही कहा। युवा क्रांतिकारियों का जोश एकाएक ठंडा पड़ गया। फिरंगियों के विरुद्ध क्रांति की चिंगारी लपटों का रूप ओढ़ने को थी कि धुआं धुआं बुझ गई। सारे किए धरे पर पानी फिर गया। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, भगत सिंह के गले भी महात्मा गांधी का ये एक तरफा निर्णय नहीं उतरा था और यकीनन धनवंतरी भी इससे दुखी हुए होंगे। हाँ, मजबूरन उन्हें आयुर्वेदिक कॉलेज की पढ़ाई पर जोर देना पड़ा। इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात नेशनल कॉलेज लाहौर के होनहार विद्यार्थी सुखदेव से हुई और सुखदेव के जरिए वो भगत सिंह के संपर्क में आ गए। सोच एक, मकसद एक, दिल तो मिलने ही थे। इधर धनवंतरी का कोर्स पूरा हुआ और अपनी सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने लाहौर की सूत्र मंडी में आयुर्वेदिक की दुकान खोल ली। प्रत्यक्ष ये दवाइयों की दुकान थी, मगर अप्रत्यक्ष वहां ये युवा क्रांतिकारी कार्ल मार्क्स और लेनिन की समाजवादी विचारधारा पर घंटों चर्चा करते। बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, भगत सिंह का ही कहना था ना। उनका ये भी कहना था, क्रांति हिंसक भी हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। गंतव्य की पूर्ति के लिए अत्याचार का खात्मा जरूरी है, साधन कोई भी हो। तो क्या इन क्रांतिकारियों ने कांग्रेस का त्याग कर दिया? वो तो तय था। 1926 में भगत सिंह और भगवती चरण ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का निर्माण हो गया। इसके समाजवाद में मार्क्सवाद का पुट अधिक मुखरित होकर आया था। मगर 1928 में ही तो ब्रिटिश जॉन साइमन हिंदुस्तान आया था, साइमन कमीशन हिंदुस्तानियों पर लादने। हाँ, और इस साइमन कमीशन का जमकर विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे जगह जगह लगने लगे और इसी विरोध में फिरंगी लाठियों के कारण नेशनल कॉलेज लाहौर के संस्थापक लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। जरूर इससे क्रांतिकारियों का खून खोल उठा होगा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह में कुछ वैचारिक मतभेद आ गए थे हिंसा और अहिंसा के मुद्दे को लेकर, मगर उनके हत्यारे पुलिस चीफ स्कॉट की हत्या की रूपरेखा भगवती चरण के घर पर पूरी तरह बन चुकी थी। जय गोपाल, जैसे ही स्कॉट आए हमें फौरन इशारा कर देना। मेरा और राजगुरु का निशाना चूकेगा नहीं। भगत सिंह, सब कुछ रणनीति के अनुसार ही होगा। आप लोग अपनी पोजीशन संभाल लो। स्कॉट पुलिस हेडक्वार्टर से निकलता ही होगा। ठीक है। पंडित जी और धनवंतरी जी रक्षा कवच बनकर खड़े हैं। हमारा मिशन जरूर कामयाब होगा। लगता है स्कॉट निकल रहा है बिल्डिंग से। चिट्टी चमड़ी, लंबा कद, यही है। हाँ, यही है। और कौन हो सकता है? मुझे भगत सिंह और राजगुरु को इशारा कर देना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! रुक जाओ, भागने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। पंडित का वार खाली नहीं जाता। हैरत है और तरस भी आता है।
भारतीय होकर अंग्रेजों के तलवे चाटते हो? तभी तो मां भारतीय गुलामी की जंजीरों में बंधी आंसू रो रही है जार जार। Today the world has seen that people of India are not lifeless. Their blood has not become cold. They can lay down their lives for country's honor. We are sorry to have killed a man, but this man was a part of cruel, despicable and unjust system. सभी क्रांतिकारियों ने अपना काम बखूबी निभाया, मगर अफसोस जयगोपाल ने स्कॉट को पहचानने में गलती कर दी। मरने वाला स्कॉट नहीं, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सैंडर्स निकला। और रही बात जयगोपाल की, तो दगा किया है उसने हम सब क्रांतिकारियों के साथ। आजादी की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला ब्रिटिश सरकार का मुखबिर बन गया और महज 20,000 रुपयों में बिक गया। ओह, मिशन सफल होकर भी अंजाम तक ना पहुंच पाया। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी। रात एक जगह तो दिन दूसरी जगह बिताना पड़ रहा होगा मुल्क के उन जाबाजों को। जान की परवाह ही कब थी उन्हें। वो लोग तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरुद्ध लड़ने को उतावले हो रहे थे। वो कैसे? अप्रैल 1929 में इन बिलों के विरुद्ध भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बिना नुकसान वाले बम दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में गिराए। खासा हड़कंप मचा, मगर जान का नुकसान किसी को नहीं हुआ। दोनों क्रांतिकारियों ने अपने को ब्रिटिश पुलिस के हवाले कर दिया। और बाकी साथियों का क्या हुआ? धनवंतरी ने उनकी रिहाई के लिए भगत सिंह के 17,000 फोटो प्रिंट करवाकर बांटे थे। इश्तिहार भी लगवाए और जगह जगह बांटे भी। एक क्रांतिकारी अपने साथी के लिए वफादार होता है। उन क्रांतिकारियों के अंदर क्रांति की ज्वाला भड़क रही थी। फिर क्या हुआ? हमारे क्रांतिकारी बम बनाने लगे। लॉर्ड इरविन को ट्रेन में बम से ही उड़ा देने की योजना थी, मगर क्या? बम तो फटा, मगर लॉर्ड इरविन खाना खाने दूसरे डिब्बे में जा चुका था। ओह, तो वो बच गया और मिशन नाकामयाब हो गया। जानती हो, महात्मा गांधी ने इन क्रांतिकारियों को द कल्ट ऑफ बम्स कहकर संबोधित किया था। क्या? द कल्ट ऑफ बॉम्ब्स? हाँ, यानी बमों का समुदाय। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि लॉर्ड इरविन की इस हादसे में जान बच गई। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि हिंसा के खिलाफ थे वो। भगवती चरण वोहरा ने इसका जवाब दिया था द फिलॉसफी ऑफ द बम लिख के। द फिलॉसफी ऑफ द बम यानी बमों का दर्शन? हाँ, उन्होंने बमों के उपयोग के कारणों का भली भांति उल्लेख किया। लेकिन आगे की कार्यवाही क्या थी उनकी? जाफरे डे मॉन्टमोरेंसी के खिलाफ लड़ने को कमर कस चुके थे वो। मॉन्टमोरेंसी, ये शख्स कौन था? पंजाब का एंग्लो इरिश गवर्नर। धनवंतरी ने हरि किशन तलवार के साथ मिलकर बहुत बड़ा प्लान बना डाला था। मॉन्टमोरेंसी के अत्याचार मासूम और निहत्ती जनता पर बढ़ते जा रहे हैं हरि कृष्ण। हाँ, पंजाब का गवर्नर बनकर पंजाब की ही जनता का शोषण कर रहा है गुस्ताख। अब वक्त आ चुका है उसे ठिकाने लगाने का। मेरे इससे क्या काम आता है धनवंतरी? 23 दिसंबर 1930 को पंजाब यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन तय है। तो इसमें शिरकत कर रहा है मॉन्टमोरेंसी। कन्वोकेशन दोपहर 1:15 और 1:20 के बीच खत्म होगी। जी। तुम हाल के अंदर यूरोपियन लिबास में दाखिल होगे। विजिटर्स गैलरी में खाली कुर्सी पर बैठोगे। ऐसा ही होगा, आगे बोलो। जैसे ही मॉन्टमोरेंसी कुछ दूर निकल जाएगा, तुम रिवॉल्वर निकाल लोगे और मॉन्टमोरेंसी पर निशाना साधोगे। मैं कितना खुश नसीब हूं कि अपने मुल्क की आजादी के लिए आपने मेरा चुनाव किया। याद रहे हरि किशन, हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा तुम्हें। उस कन्वोकेशन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी पधार रहे हैं। उनका बाल भी बांका ना हो। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो जाओ, अपने काम को अंजाम दो हरि किशन। हमने फिरंगियों से मुल्क को आजाद कराने की कसम खाई है। इनकलाब जिंदाबाद।
धनवंतरी ने कायदे से सारा बंदोबस्त किया था, मगर जिस कुर्सी पर चढ़कर हरिकिशन मांटमोरेसी पर गोलियां बरसा रहा था, नीचे की जमीन समतल ना होने के कारण हिल गई और निशाना चूक गया। ओह, तो मांटमोरेसी बच गया? महज घायल हुआ। हरिकिशन ने बाद में अपने को पुलिस के हवाले कर दिया। ठिठुरती सर्दियों में उसे बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया, पत्थर की चट्टानों से सर फोड़ा गया। बाद में 26 जनवरी 1931 को उसे फांसी दे दी गई। ये हुक्मरानों का वहशीपन नहीं तो और क्या था किशोर? और ये वहशीपन यही नहीं थमा, अभी बहुत कुछ बाकी था। तुम सुनाओ, मैंने अपने आप को मजबूत बना लिया है। धनवंतरी जेलों में बंद भगत, राजगुरु और सुखदेव की रिहाई के लिए महात्मा गांधी के पास गए वर्मा। मगर क्या? हाँ, कहिए। महात्मा जी, मैं धनवंतरी और ये मेरे साथ एहसान इलाही। आप लोगों के आने का मकसद? महात्मा जी, यदि आप चाहें तो भगत, राजगुरु और सुखदेव की सजा माफ करवा सकते हैं। वो युवा लोग अपने लिए तो नहीं लड़ रहे, जनता के हित की बात ही तो करते हैं। खून खराबा करके, बमों से मासूम लोगों को उड़ा के, डर और खौफ का माहौल पैदा करके। मगर महात्मा जी, हिंसा की शुरुआत तो फिरंगियों ने की है। क्या नित हमारे मासूम भारतीयों पर अत्याचार नहीं किए जाते? किसानों से जबरदस्ती कर नहीं वसूला जाता? मिलों में मजदूरों का शोषण नहीं हो रहा? जेलों में हमारे कैदियों को कंकर पत्थर मिल रहे हैं खाने को। उनकी नंगी पीठों पर कोड़े बरसाए जाते हैं। चमड़ी जब उधड़ती है ना, पीड़ा से जिस्म बिलबिलाने लगते हैं। जेलों में बंद हमारे साथी ये पीड़ा भी पी जाते हैं। मगर हम जेलों के बाहर बैठे हुए हैं, क्या हम चुप बैठे रहें? क्षमा उसी भुजंग को शोभती है जिसके पास करल होता है। फिरंगियों के उन्हीं अत्याचारों के विरुद्ध हमारी भी लड़ाई चल रही है। याद रखो, सत्य और अहिंसा ही ऐसे शस्त्र हैं जिनसे तबाह हुई सभ्यताएं भी पुनः विकसित हुई हैं। मेरी डिक्शनरी में रक्तपात के लिए कोई जगह नहीं। आपका मनोबल तोड़ना मंशा नहीं मेरी, मगर मतभेद जरूर है आपकी सोच के साथ। भगत, राजगुरु और सुखदेव को बचाना पूरे राष्ट्र के लिए हितकर होगा। युवा पीढ़ी के मार्गदर्शक हैं वो। उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, मगर भटके हुओं को रास्ता दिखाना भी फर्ज है मेरा। मैं उम्मीद करता हूं आप लॉर्ड इरविन से अपील करेंगे उनकी रिहाई के लिए। मैं वो काम जरूर करता हूं जिसे करने को मेरी अंतरात्मा इजाजत देती हो। और 23 मार्च 1931 को भगत, राजगुरु और सुखदेव शहीद हो गए। बाकी क्रांतिकारियों के सामने पैसे की समस्या खड़ी हो चुकी थी। गड़ोदिया स्टोर को जुलाई 1930 में लूटा गया। कुछ पैसा तो हाथ लगा, मगर सबकी नजर में आने लगे थे वो, कुछ अपने ही साथी जो सरकारी गवाह बनते गए। तो क्या धनवंतरी जम्मू आते थे? उनका जम्मू आना बैन हो चुका था। जिस मिट्टी में जन्म लिया वहीं पर आना निषिद्ध हो गया। तो फिर कहां गए वो? बहुत सारे क्रांतिकारियों के विरुद्ध मुकदमा शुरू हो चुका था। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दिल्ली E.S. लुइस की कोर्ट में धनवंतरी को 28 अप्रैल 1933 में 10 सालों की सजा सुना दी गई। उन्हें इंडियन पीनल कोड की धारा 307 और आर्म्स एक्ट 1878 की धारा 19F के तहत दोषी ठहराया गया। ये गलत था। बाद में सजा 7 साल की हो गई और धनवंतरी को डिस्ट्रिक्ट जेल दिल्ली भेज दिया गया, कैदी नंबर 5055 के रूप में। शादी की थी क्या उन्होंने? हाँ, की थी, मुल्क की आजादी के साथ। ओह। जानती हो, जेल में उन्हें B क्लास डेंजरस टेररिस्ट प्रिजनर कहा गया और 12 अक्टूबर 1934 को चीफ कमिश्नर दिल्ली को ऑर्डर आ गया कि धनवंतरी नाम के टेररिस्ट को काला पानी भेज दिया जाए। नहीं किशोर, इतनी खतरनाक सजा? ऐसा कुफर मुंह से मत निकालो प्लीज।
ये सच्चाई है नंदिनी, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ओह, बहुत यातनाएं सही हमारे वीर सिपाहियों ने सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में। पहले की भूख हड़तालों ने कुछ सुधार जरूर ला दिए थे, मगर जेल तो जेल थी। निर्जन टापू पर बसी, चारों तरफ समुद्र का पानी, छोटे छोटे कमरों में जबरन घुसेड़े गए कैदी, उमस की अति, मच्छरों की भरमार, गंदे टूटे फर्श, धरती का नरक नहीं तो और क्या। कब तक रहे होंगे धनवंतरी वहां? 1937 में एक और भूख हड़ताल रखी गई और 1938 में बहुत सारे क्रांतिकारी बाहर निकले। धनवंतरी 1939 को जेलों से बाहरी जमीन पर आए, मगर क्या? सेकंड वर्ल्ड वॉर आ चुका था। खतरे के मद्देनजर धनवंतरी को फिर काला पानी यानी सेलुलर जेल भेज दिया गया। इट वॉज टॉर्चर, फिरोशियस एंड इनह्यूमेन। ये मुक्ति 1946 को मिली। तब तक हंसमुख, शांत और गठीले धनवंतरी बेहद कमजोर हो चुके थे। उन्होंने फिर भी अपना संघर्ष जारी रखा, पंजाब में ट्रेड यूनियन और किसान सभा मूवमेंट्स का हिस्सा बनकर। जम्मू नहीं आए क्या? अभी पंजाब में किताब जो लिखनी थी, ब्लीडिंग पंजाब वांस, पंजाब में कत्लेआम, मालहानि का पूरा ब्यौरा दिया गया इस किताब में पीसी जोशी के साथ मिलकर, और लोगों को हिदायत दी दूसरों के बहकावे में आकर अपने ही अपनों के दुश्मन कैसे बन जाते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए जाति और मजहब से बहुत ऊपर सोचना पड़ता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। शेख अब्दुल्ला की कोशिशों के कारण जम्मू में धनवंतरी का आना जायज हो गया। काली जन्नी के मकान में नेताओं का उनके घर तांता लगा रहता। अलग अलग विषयों पर उनसे सलाह मांगी जाती थी। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की शाखा खोली और समाज सुधार जारी रखा। फिर एक बार क्या? वो काफी बीमार चल रहे थे। डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह भी दी, मगर जनहित के लिए श्रीनगर चले गए। वो गिरधारी लाल डोगरा फाइनेंस मिनिस्टर के घर पर ठहरे हुए थे, मगर ऑक्सीजन देकर उन्हें स्वस्थ रखने की कोशिश की जा रही थी। उन्हें वायुयान के जरिए जम्मू भेज दिया गया। 13 जुलाई 1953 को वो सबको अकेला छोड़कर चले गए। आ ग्रेट लॉस। क्या बाद में उनकी याद में कुछ नहीं किया गया? जम्मू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का नाम धनवंतरी लाइब्रेरी रखा गया। त्रिकुटा नगर पार्क में उनका स्टैच्यू बना हुआ है। क्या ये काफी है इतनी महान योद्धा की उपलब्धियों के लिए? दुग्गर का रणबांकुरा धनवंतरी आप सुन रहे थे। रजनीश गुप्ता का लिखा ये हिंदी रूपक, प्रस्तुतकर्ता शिवमोहन शर्मा।